ओके, आज का जो लेक्चर है ये डेनिडेशन की सेकंड टाइप है, जिसको मास मूवमेंट का नाम दिया जाता है। और कल डेनिडेशन को हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो उसमें ये बात की थी कि जो वेदरिंग का प्रोसेस है उसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स और उसके साथ डेपोजिशन ऑफ रॉक डिब्री और ब्रोकन डाउन मटेरियल जो है, सिर्फ वो दो प्रोसेसेस होते हैं। मास मूवमेंट में हम लोगों ने देखा था कि लाइक कल सिर्फ इसको डिफाइन किया था कि इट स्टार्ट्स विद द ट्रांसपोर्टेशन एंड एंड्स इन डेपोजिशन। कि प्रोसेस जो है वो मूवमेंट का प्रोसेस है, और उसके बाद डाउन द स्लोप जब मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट के बाद जो डिब्री और ब्रोकन डाउन मटेरियल्स हैं, दे आर एक्चुअली गैदर्ड और accumulated एट द बेस ऑफ द स्लोप, जिसको हम डेपोजिशन का नाम देते हैं। सो मास मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो जो मतलब जो डाउनवर्ड पुल है वो ग्रेविटी का है, और स्लोप के करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि इसकी मूवमेंट की स्पीड या ट्रांसपोर्टेशन की स्पीड को डिटरमिन करते हैं। अब चूंकि ये मूवमेंट की टाइप है, इसलिए हम इसको अगर फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स, तो वो एंगल्स के ऊपर भी बेस करती है कि स्लोप का एंगल क्या है, और दूसरी बात है कि उसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट की स्पीड क्या होगी। सो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक बोल्डर पड़ा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जेंटल एंगल है, एक लो एंगल की स्लोप है, इसको हम जेंटल स्लोप का नाम देते हैं। और उसमें आपके पास एक तो ये W की वैल्यू आ रही है जो कि ग्रेविटी की है, जो वर्टिकली डाउनवर्ड खींचेगी। एक जो है यहाँ पे रेस्ट की पोजीशन की G की वैल्यू आ रही है, और एक ये ड्रैग की वैल्यू आ रही है। सो जहाँ पे बहुत हाई एंगल है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे W और GD का एंगल कम होगा, दैट मीन्स कि पुल इज टुवर्ड्स द एंगल ऑफ स्लोप, वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होगी। सो हायर द एंगल ऑफ स्लोप, फास्टर द मूवमेंट वुड बी। सो दैट इज़ अ सिंपल इक्वेशन जो कि इसमें देखनी होती है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है वो उसके मुताबिक ही डिटरमिन होगी कि कुछ स्लगिश और स्लो मूवमेंट्स की कैटेगरी है, कुछ फास्ट मूवमेंट्स हैं जो कि जेंटल स्लोप्स के ऊपर या लो एंगल की स्लोप्स के ऊपर अकर करती हैं। सो इसी चीज़ को आगे यहाँ पे अगर कंटिन्यू करें तो इसमें आप देख रहे हैं कि अगर एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस है तो उसमें ग्रेविटी जो है वो उससे राइट एंगल के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, और जो रॉक मास है वो बिल्कुल स्टेबल रहेगा, रिपोज पे रहेगा, एट रेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्लोप के साथ सरफेस के साथ इस ऑब्जेक्ट का एंगल बन रहा है, पोजीशन का एंगल और जी का एंगल, अगर ये आपस में क्लोज हैं तो मूवमेंट रिलेटिवली कम होगी। ठीक है, यानी कि अगर इस मूवमेंट के एंगल को और जी के एंगल को देखा जाए, अगर ये लार्जर एंगल बन रहा है तो फिर मूवमेंट कम होगी। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसमें जी डाउनवर्ड जो वर्टिकल एरो नीचे आ रहा है, उसके साथ इस मूवमेंट या स्लोप के पैरेलल जो एक एंगल डिटरमिन हो रहा है जहाँ से मूवमेंट शुरू होनी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल है,
and that means the material is being pulled downward in the same direction where the slope is. और ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एक वर्टिकल या नियर वर्टिकल चीज़ हो और यहाँ पे एक बोल्डर या कोई फ्रैगमेंट मतलब फ्रैगमेंटेड रॉक हो एंड दैट विल बी पुल्ड डाउनवर्ड. तो जी बिल्कुल उसके साथ वर्टिकली डाउनवर्ड खींच रही है, मूवमेंट भी बिल्कुल उसके पैरेलल है. दैट वुड कॉज द फास्टेस्ट मूवमेंट जिसको फॉल मूवमेंट कहा जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली फॉल करेगा and it will not have any kind of resistance with the surface of the slope or the surface of the mountain. So इसमें fastest movement वो होगी कि जब G का एंगल या G की तरफ जो ड्रैग है वो और मूवमेंट बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो तो उस वक्त फास्टेस्ट मूवमेंट जो है वो अकर करती है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दीज टाइप्स ऑफ स्लोप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, ये जेंटल स्लोप है. यहाँ पे भी इसमें देख रहे हैं जेंटल स्लोप है, लार्जर एंगल बन रहा है बिटवीन द ग्रेविटी एंड द टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एंगल छोटा बन रहा है, स्पीड ज़्यादा हो जाएगी स्लोप का एंगल हाई होने की वजह से. और जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके बताया वर्टिकल केस में फास्टेस्ट मूवमेंट जो है वो अकर करेगी. सो एंगल ऑफ रिपोज हम किसको कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है. रिपोज का वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया जाता है एंड it actually refers to the angle at which the materials have a tendency to be at rest. ठीक है. उस हवाले से सिंपल बात है कि अगर हम सैंड को देखते हैं, फाइन राउंडेड पार्टिकल्स को देखते हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 30-35 के एंगल के ऊपर स्टेबलाइज होते हैं. इससे ज़्यादा एंगल होगा तो उसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी. ठीक है, वो स्टेबल नहीं रहेंगे. जो कोर्स सेडिमेंट्स हैं उसमें आप 35 तक का एंगल देख लेते हैं. सैंड जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो 30 के एंगल पे स्टेबल होती हैं, लेकिन जहाँ पे बोल्डर्स और लार्ज फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स होंगे वो बहुत हाई एंगल के ऊपर भी स्टेबलाइज रहते हैं. जैसे आप देखें कि ग्रेवल का अगर आप एक पायल एक माउंट बनाते हैं तो वो हाई एंगल का बनेगा, लेकिन अगर आप सैंड का एक माउंट बनाते हैं तो वो लो एंगल पे स्टेबल होगा. सो हम ये कहेंगे कि जो सैंड का एंगल ऑफ रिपोज है यानी एट रेस्ट रहने की जो टेंडेंसी है वो लो एंगल के ऊपर है. ठीक है. और जो लार्जर ब्लॉक्स हैं उनकी जो टेंडेंसी टू बी एट रेस्ट है वो हायर एंगल पे भी होती है. ये करेक्टरिस्टिक्स हमने वोल्केनोस के टॉपिक में सिंडर कोन में भी पढ़े थे जब हमने एंगल ऑफ स्लोप वहाँ पे उसको स्टडी किया था, डिस्कस किया था. वोल्केनोस का चैप्टर था. ओके. यहाँ पे भी अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 4 मेजर टाइप्स आती हैं. एक क्रीप मूवमेंट है जो कि बहुत ही जेंटल एंगल के ऊपर अकर करेंगी. इसकी 2 सब टाइप्स हैं, एक को सॉइल क्रीप कहा जाता है और दूसरी को सोलिफ्लक्शन कहते हैं. Mud flow is categorized into 3 further types: flow movements, mud flow, earth flow and slumping. इनके जो आपस में डिफरेंसेस हैं उसमें एंगल ऑफ स्लोप भी मैटर कर रहा है. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अर्थ फ्लो और मड फ्लो को उसने रेफर किया है स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में, प्लस उसने इधर मॉइस्चर के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की है कि अर्थ फ्लो में पानी की अमाउंट कम होगी, मड फ्लो में ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं ड्राई टू वेट और इधर से स्लो टू फास्ट जा रहे हैं. सो इधर ये सॉइल क्रीप स्लो मूवमेंट्स में आ रही है. फिर सॉलिफ्लक्शन है जो कि रिलेटिवली ज़्यादा मॉइस्चर अपने अंदर कंटेन करती है या पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है. और उसके बाद अगर फ्लो मूवमेंट्स की बात करें तो उसमें अर्थ फ्लो और मड फ्लो की कैटेगरीज से मेंशन किए. थर्ड कैटेगरी स्लम्पिंग है. लैंडस्लाइड जो है उसमें एज सच मॉइस्चर का उतना रोल नहीं होता, वाटर का फ्लो का इतना रोल नहीं होता, बट इट फॉल्स इन द फास्टर मूवमेंट्स. और फिर आती है रॉक स्लाइड या रॉक फॉल. इवन कि रॉक फॉल जो है उसमें आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो नियर वर्टिकल मतलब स्लोप्स होंगी जहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट अकर करती है. सो ये 2 मूवमेंट्स जो हैं जैसे सॉइल क्रीप और सॉलिफ्लक्शन, क्रीप मूवमेंट्स कहा जाता है, स्लोस्ट हैं, लोअर एंगल के ऊपर अकर करेंगी. फ्लो मूवमेंट्स में रिलेटिवली एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एंगल के साथ जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो लुब्रिकेशन का फैक्टर है विच इज़ एक्चुअली कॉज्ड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर. ठीक है. स्लाइड मूवमेंट्स में एंगल और हाई हो जाता है, लैंडस्लाइड इसकी सब कैटेगरी है, और फॉल मूवमेंट्स में रॉक फॉल आती है.
सो सॉइल क्रीप जो है वो बहुत ही इम्परसेप्टिबल टाइप की मूवमेंट है, यानी कि इसको हम सेंस नहीं कर सकते इन अ शॉर्टर टाइम स्पैन, लेकिन हम उसको लॉन्गर टर्म्स में या लॉन्गर टाइम के बाद ऑब्जर्व जरूर कर सकते हैं कि कहीं पे जैसे ये सड़क बैठना शुरू कर दे, या ये जो फेंसेस लगे हैं ये थोड़ा सा टिल्ट होना शुरू हो जाए, या ये जो पोल्स लगे हैं इनकी रोटेशन और टिल्ट शुरू हो जाए डाउन द स्लोप। और कब्रिस्तानों में आमतौर पे होता है कि टॉम स्टोन्स जो होते हैं वो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो टिल्ट हो जाते हैं, तिरछे हो जाते हैं, एक साइड पे झुक जाते हैं। सो एक्चुअल मूवमेंट जो सॉइल क्रीप में हो रही होती है वो इस तरह से है कि अगर बहुत फाइनर पार्टिकल्स की बात की जाए तो इसमें रिपीटेड वेटिंग एंड ड्राइंग, जो हमने कल वेदरिंग में भी देखा था, और फ्रीज एंड थॉ एक्शन भी हो सकता है। मतलब अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी सॉइल में मॉइस्चर मौजूद है तो जब ये फ्रॉस्ट प्रोड्यूस होगा या वो मॉइस्चर फ्रीज होगा तो वो सॉइल के पार्टिकल्स को थोड़ा सा ऊपर उठा देगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो मास मूवमेंट की टर्म है उसमें जो मास का वर्ड लिया जाता है वो भी एक फ्रेंच वर्ड से एक्सप्रेशन से ड्राइव किया जाता है, विच मीन्स अनमास। ठीक है, एंड इट एक्चुअली रेफर्स टू इन बल्क। ठीक है, यानी कि ये एक आधे पार्टिकल की मूवमेंट नहीं है, ये कलेक्टिव मूवमेंट है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स इकट्ठे मूवमेंट करेंगे, एक मैसिव स्केल के ऊपर मूवमेंट होगी। सो उसको हम मैस मूवमेंट का नाम देते हैं। सो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो ये है कि ये जितनी भी फाइन सॉइल की लेयर है ये थोड़ी सी लिफ्ट ले जाएगी, और उसके बाद जब थॉ एक्शन होगा, थॉ का मतलब है कि जब फ्रीजिंग के बाद मेल्टिंग ऑफ दैट फ्रॉस्ट होना है, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़ा सा अपनी पोजीशन से जहाँ से रेज हुए थे उससे आगे को सेटल होंगे डाउन द स्लोप। सो ये मूवमेंट इंतहाई माइन्यूट मूवमेंट है। दैट मीन्स कि ये मूवमेंट जो है ओवर द डे स्पैन कुछ मिलीमीटर्स तक होनी है, जो कि पार्टिकल्स जो है वो एडवांस कर रहे हैं। जैसे ये सीक्वेंस आपको एंड पे नजर आ रहा है कि दे आर शिफ्टिंग देयर सेल्फ इन मार्चिंग मोड, कि दे आर मार्चिंग डाउन द स्लोप। ठीक है जी, राइज करते हैं फिर बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं स्लोप की सरफेस पे, एंड दे एडवांस डाउन स्लोप। ठीक है, ये बहुत इम्परसेप्टिबल मूवमेंट है, लेकिन इसकी एविडेंसेस जो है वो बाद में नज़र आती है जब आप फीचर्स को टिल्टेड देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि फेंस टिल्ट हो गया हुआ है। सो सॉइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्रीप करके आगे को एडवांस हो चुकी हुई है। सॉइल क्रीप के बाद आती है जी सॉलिफ्लेक्शन। ये दो फ्रेंच वर्ड्स हैं, एक सोल का वर्ड इवन लैटिन लैंग्वेज में भी यूज होता है। इट रेफर्स टू सॉइल। सो सोल इज एक्चुअली सॉइल, वेयर एज द वर्ड फ्लक्सियों, इसको प्रोनाउंस फ्लक्सियों किया जाता है फ्रेंच में। फ्लक्शन मीन्स फ्लो। बाजवा की किताब में आप देखेंगे उसमें एफ मिसिंग है, किताब पढ़ेंगे तो जरा गौर भी कर लिया करें, वहां पे उसको सॉइल लो लिखा हुआ है और इट इज सॉइल फ्लो। सो वो टाइपो एरर है, वो आप उसको कंसिडर कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेसिक बात है सॉलिफ्लेक्शन क्या है। ये भी एक जेंटल स्लोप पे है। जब कहीं ग्लेशिएटेड रीजन्स में पानी मेल्ट होता है तो बहुत फाइन सी लेयर पानी की जो है वो डाउन द स्लोप फ्लो करना शुरू कर देती है। इसको हम फ्लो मूवमेंट इसलिए नहीं कहते, फ्लो कैटेगरी में इसलिए शामिल नहीं कर रहे कि ये जेंटल एंगल के ऊपर है और इसकी स्पीड भी रिलेटिवली कम है। फ्लो मूवमेंट्स में जो स्पीड है वो एंगल ऑफ स्लोप ज्यादा होने की वजह से ज़रा फास्ट होती है। ठीक है, तो सॉलिफ्लेक्शन में होता यही है कि सॉइल जो है वो वाटर लॉग्ड होनी चाहिए, पानी जज्ब ना हो, पानी थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से रिसता हुआ है, वो लार्जर सेडिमेंट्स को जो है वो मूव नहीं करा सकेगा, लेकिन थिन फाइन सेडिमेंट्स जो है वो ज़रूर उसके साथ ट्रैवल कर देंगे। तो ऐसा लगेगा कि जैसे जो स्लोप है या जो सरफेस है उसके ऊपर एक स्ट्रीक सी बन जाएगी पानी के फ्लो की, जहाँ से पता लगेगा कि थोड़ी बहुत मिट्टी जो है वो आगे को फ्लो कर चुकी हुई है। सो इसको हम कहते हैं सॉलिफ्लेक्शन या सॉइल फ्लो। सो ये दो कैटेगरीज हैं जिनको हम क्रीप मूवमेंट्स में कंसिडर करते हैं। ओके, इसके बाद आती है मड फ्लोज, और ये फ्लो मूवमेंट की कैटेगरी है, पहली कैटेगरी है। मड फ्लोज वहाँ पे अकर करते हैं जहाँ पे हार्ड रॉक्स अवेलेबल हो, ऐसी रॉक्स अवेलेबल हो जहाँ पे के जो इम्परवियस हो। इम्परवियस का मतलब होता है कि जिनमें पानी परकुलेट ना कर पाए। ठीक है, तो उस हवाले से इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं सरफेस को,
तो इसमें जो पानी का फ्लो है उसमें पानी ऐसा परकुलेट नहीं करेगा, पेनिट्रेट नहीं करेगा। इट इज़ मोर सिमिलर टू सॉलिफ्लक्शन, लेकिन इसमें सॉलिफ्लक्शन की निस्बत एंगल ज़्यादा हाई होता है। उसकी वजह से ये होता है कि बोल्डर्स और कुछ मटीरियल्स जो हैं, जो हैवियर मटीरियल्स हैं या लार्जर फ्रैगमेंट्स हैं, वो भी इसके साथ ट्रैवल कर लेते हैं। सो इस हवाले से मटीरियल इज़ एक्चुअली moving down the slope with greater speed as compared to solifluction। और जैसा हम लोगों ने वोल्केनोज में लहार का फिनोमेना पढ़ा था, that was a type of mud flow which is strictly applied on volcanoes। ठीक है, लेकिन मड फ्लोज आमतौर पे डेजर्ट टाइप एरियाज में भी आ जाते हैं, जहाँ पे जो लैंड सरफेस है वो इतनी ड्राई हो चुकी होती है कि उसके पोर स्पेसेस बंद हो चुके हो और पानी परकुलेट ना करे और वो फ्लो करना शुरू कर दे सरफेस के ऊपर ही, तो उस चीज को हम मड फ्लो का नाम देते हैं। ठीक है, मड फ्लो के बाद अब इसमें जो सब कैटेगरीज हैं फ्लो मूवमेंट्स की, उसमें हम यही देखेंगे कि पानी परकुलेट हुआ कि नहीं हुआ और किस लेवल तक परकुलेट हुआ। सो इस केस में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पानी की जो परकुलेशन है वो नहीं हो सकी। पानी जो है वो सरफेस के ऊपर ही फ्लो करता रहा और अंडरग्राउंड नहीं गया या स्लोप के अंदर परकुलेट नहीं हुआ। ठीक है, सो इस फिनोमेना को मड फ्लो का नाम देते हैं। जी, मड फ्लो से जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जस्ट लाइक फ्लड, ये पानी जो है वो बहता हुआ आएगा बहुत स्पीड के साथ स्लोप से नीचे और अपने साथ काफी सेडिमेंट्स को कलेक्ट करके लेके आएगा, उसमें हैवी सेडिमेंट्स भी होंगे। जबकि सॉलिफ्लक्शन में जो है वो स्पीड ऑफ वाटर कम थी बिकॉज इट वाज अकरिंग ऑन अ वेरी जेंटल स्लोप। ठीक है, वहाँ पे एंगल ऑफ स्लोप कम था। ओके, यहाँ से नेक्स्ट आते हैं जी, फ्लो मूवमेंट्स की सेकेंड टाइप है जिसको हम कहते हैं अर्थ फ्लो। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें बेसिकली जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ये पहले स्टेबल ड्राई सॉइल थी और सॉइल के अंदर अगर हम पर्कुलेशन की बात करें तो पर्कुलेशन ऑफ वाटर कहाँ अकर कर रही थी? इट वाज अकरिंग ओनली दिस रीजन जहाँ पे क्ले रिच मिनरल था, यानी मिट्टी ज़्यादा थी और मिट्टी जो है वो पानी को अपने अंदर जज्ब कर रही थी। लेकिन नीचे जो बेड रॉक आपको ग्रे कलर में शो हो रहा है, ये वो पोर्शन है कि जो इम्परवियस नेचर का है। इम्परवियस रॉक हम उसको कहते हैं जिसमें पानी पर्कुलेट ना करे। इसका मतलब है कि ये पानी जो है ये इकट्ठा होता रहा है इस सॉइल के अंदर, इस क्ले के अंदर, और जब वो सैचुरेट हो गई यानी कि उसमें इतनी ज़्यादा पानी की अमाउंट ऐड हो गई कि वो फ्लूइड की तरह से बह गया, तो ऐसे लगेगा कि एक ज़मीन का हिस्सा जो है वो बिल्कुल स्टेबल था लेकिन वो गीला होने के बाद मड में कन्वर्ट हो जाता है। बट दिस मड इज थिकर दैन द मड इन मड फ्लो। उसके अंदर सैचुरेशन ज्यादा थी, उसमें पानी का फ्री एलिमेंट ज्यादा था। यहाँ पे पानी जो है वो गीला करते करते सॉइल को इतना फ्लूइड कर देता है कि उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। सो ये एक टो की तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक है, और इस साइड को हेड कहा जाता है और यहाँ पे जो है वो एक स्कार्प या वर्टिकल सा सेक्शन जो है वो पीछे रह जाता है एक स्कार के तौर पे, एक निशान के तौर पे। सो इस टाइप की मूवमेंट को हम नाम देते हैं अर्थ फ्लो, यानी एक जमीन ही है जो बाहर निकली है या फ्लो कर गई है। ठीक है, सो इट इज कंपैरेटिवली डिफरेंट, यानी कि अगर इसको हम कंपेयर करें मड फ्लो से, सो मड फ्लो इज कंपैरेटिवली डिफरेंट कि उसके अंदर सरफेस के ऊपर ही सारा पानी का फ्लो हो रहा होता है और लूज मटेरियल जो सरफेस पे पड़े होते हैं वो आगे को एडवांस करते हैं विद द फ्लो ऑफ वाटर। Okay, last type of flow movements, third type is called slumping। इसके अंदर जो आपको चीज नजर आएगी, जो alternate bands नजर आएंगे, उसमें अगर हम बात करें तो ये जो वाइट सा या लाइट कलर का बैंड है ये सैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डार्कर कलर के बैंड्स हैं वो क्ले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिक बात है कि सैंड में भी पानी पर्कुलेट करता है, क्ले में भी पर्कुलेट करता है, लेकिन यहाँ पे जो फर्क है वो है रिटेंशन का फर्क। यानी कि सैंड जो है उसमें जब पानी पर्कुलेट करता है तो वो अलाउ करती है कि वो पास कर जाए, लेकिन क्ले जो है वो पानी को रिटेन करती है, वो अपने अंदर एंटर होने देगी, पर्कुलेट होने देगी, लेकिन वो उसको रिटेन करेगी, उसको अपने अंदर कंटेन करेगी, जिससे इसका बर्डन बढ़ता है। तो स्लम्पिंग बेसिकली जैसे स्लम्प की टर्म मार्केट्स के लिए यूज करते हैं कि जी मार्केट बैठ गई, मार्केट में स्लम्प आया। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्लॉक्स की सूरत में डिसइंटीग्रेशन है। एक्चुअली हुआ ये कि यहाँ पे पानी जो है वो सैंड में पर्कुलेट हुआ, लेकिन सैंड
क्योंकि उसको रिटेन नहीं कर सकी, इट पेनिट्रेटेड इनटू क्ले लेयर, और क्ले में ये रिटेन होना शुरू हो गया, जिससे क्ले की लेयर का बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा, और ये बर्डन जो है, ओवर बर्डन, ये बाकी सेक्शंस को जो है वो कोलैप्स करवा देता है या स्लिप करवा देता है। तो यहाँ पे आपको ब्लॉक्स ऑफ स्लम्प जो है वो खिसकते हुए नजर आएंगे डाउन द स्लोप, दे वुड सिंपली शिफ्ट अ लिटिल बिट डाउन। सो ये मूवमेंट हुई है, जहाँ पे ये आपको सैंड के सेक्शन नजर आ रहे थे वो इस लेवल पे थे और वो खिसक के नीचे आ गए, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर बर्डनिंग ऑफ दिस सेक्शन। जहाँ पे क्ले में पानी रुका था उसने बेसिकली इसको कॉज किया। सो हमने यहाँ पे फ्लो मूवमेंट्स में देखा कि द डिफरेंस इज मड फ्लो, कोई पर्कुलेशन ऑफ वाटर नहीं है, सरफेस फ्लो ऑफ वाटर है। अर्थ फ्लो में फर्स्ट लेयर जो भी क्ले की होगी उसमें पर्कुलेशन ऑफ वाटर है और वो फ्लूइड हो जाती है, वो सैचुरेट हो जाती है और फ्लो करना शुरू कर देती है। स्लंपिंग के अंदर फर्स्ट लेयर जो होती है वो सैंड की होती है, जिसके अंदर से पानी क्रॉस कर जाता है, फिर वो क्ले में एंटर होके ओवर बर्डनिंग कॉज करता है, उसका वेट इंक्रीज कराता है, जिसकी वजह से ये सेक्शंस जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं या थोड़ा सा डाउन द स्लोप खिसक जाते हैं। इसको स्लम्प का नाम दिया जाता है। सो यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जिस तरह जमीन का एक सेक्शन एकदम से खिसक गया है बर्डन इंक्रीज करने की वजह से, ये स्लम्पिंग की एग्जाम्पल में आता है। ओके, स्लाइड मूवमेंट कोई सब टाइप नहीं है, लैंडस्लाइड इसकी सब, मतलब जैसे आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट हमने टर्म देखी है वो है मैस मूवमेंट या मैस वेस्टिंग भी इसको कहा जाता है। दीज आर सिनोनिमस। तो क्वेश्चन चाहे मैस वेस्टिंग का हो चाहे मैस मूवमेंट का हो, इट्स द सेम टर्म। सो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि जी पानी जो है वो फ्लूइड वाला काम नहीं कर रहा उस सेंस में कि ये फ्लो करवाएगा, ये लुब्रिकेट कर देता है। आमतौर पे हम देखते हैं नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में जब बारिशों का सीजन आता है तब लैंडस्लाइड जरा ज्यादा हो जाती है, या तो रॉक्स जो है वो गीली होके हैवी हो जाती हैं, या उनकी सर्फेसिस के अंदर जो फ्रिक्शन है वो लुब्रिकेशन की वजह से कम हो जाती है। स्नोफॉल के बाद भी जो है आमतौर पे, या स्नो मेल्टिंग का सीजन जैसे आजकल अभी मार्च अप्रैल मई जून में जो मेल्टिंग होती है उससे भी इतनी लुब्रिकेशन हो जाती है रॉक स्ट्रक्चर्स की कि वो कोलैप्स करना शुरू करें, स्लिप हो जाए और कोलैप्स करें। तो यहाँ पे है कि एक आधा ब्लॉक भी अगर स्लिप हो गया टॉप सरफेस से तो वो अपने साथ कई और लूज ब्लॉक्स को जो है वो कोलैप्स करवा देगा। ठीक है, तो इट वुड बिकम अ मैस मूवमेंट। आमतौर पे ये उन जगहों पे अकर करती है जैसे माउंटेन स्लोप्स होती है। अगर इसकी माउंटेन स्लोप को देखा जाए इस एरिया की, तो ये एक जेंटल सी या एक स्टेबल एंगल की स्लोप थी। ठीक है, यहाँ तक इसने आना था, लेकिन ओवर कटिंग की वजह से ये जो नियर वर्टिकल यहाँ पे कट लगाया गया और इधर फिर एक रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया, उसकी वजह से आपको नजर आएगा कि ये अनस्टेबल स्लोप बन जाएगी और यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं उन पे ग्रेविटी ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगी आपको। सो मोटरवे को पे जाते हुए आप ऑब्जर्व करते हैं कि कई जगहों पे जो है वो मोटरवे के ऊपर आपको एक नेट सा बंधा हुआ नजर आता है रॉक्स के साथ, ताकि रॉक्स जो है वो एटलीस्ट वहीं पे अगर लूज हो भी गई है तो वो फॉल ना करें। ठीक है, इसके अलावा ये एक किया जाता है कि यहाँ पे जो है इस पोर्शन के अंदर डिच जो है वो बना दी जाती है, ताकि जैसे यहाँ पे भी उन्होंने शो किया कि ये रॉक इधर गिर गई है और रुक गई है, लेकिन इधर आपको नजर आ रहा है कि वो स्लाइड करते हुए आई है एंड दैट हैज एक्चुअली क्रॉस द रोड। सो आपको मोटरवे पे नजर आएगा कि यहाँ पे इस पोर्शन में उन्होंने डिचेस बनाई हुई हैं ताकि अगर मटेरियल कोलैप्स करते भी हैं तो वो रोड को डैमेज करते हुए क्रॉस ना करें, वो इसके अंदर ही जो है वो रिटेन हो जाए या डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, लैंडस्लाइड इज मोस्ट notorious, most commonly used term in all the types of mass movements. So स्लाइड मूवमेंट्स में यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था कि ये कट करके जब इस तरह से स्लोप डेवलप की जाती है तो फिर ये फिनोमेना जो है वो ज्यादा अकर करता है। जो लैंडस्लाइड के कॉजेज हैं उसमें अर्थक्वेक भी कॉज बन सकता है। वैसे हमने अर्थक्वेक्स के टॉपिक में पढ़ा था कि लैंडस्लाइड जो है वो अर्थक्वेक को कॉज कर सकती है, कि जब ये कोलैप्स होगा इतना मैसिव किस्म का तो उससे अर्थक्वेक आता है लोकलाइज्ड एरिया में। लेकिन अगर अर्थक्वेक आए तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइडिंग हो जाती है। जैसे हमने 2005 में ऑब्जर्व किया कि नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाने वाले जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, जो रोड्स थी, वो लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद हो गई थी। इसी तरह से आप देखते हैं कि पाकिस्तान में 2 लेक्स ऐसी हैं जो लैंडस्लाइडिंग की वजह से फॉर्म हुई।
एक अताबाद लेक है जहाँ पे गिलगित रिवर जो है, हुंजा रिवर सॉरी, उसकी तरफ से आता है। वहाँ पे जो है मैसिव स्केल के ऊपर लैंडस्लाइडिंग हो गई, एक ब्लॉकेट बन गया जिसकी वजह से अताबाद लेक फॉर्म हुई उसके पीछे। दूसरी जो है वो जलजाल लेक है, ये हटिया बाला जो कश्मीर का रीजन है उसके करीब इसी तरह से 2005 में जब अर्थक्वेक आया था तो एक मैसिव स्केल की लैंडस्लाइडिंग हुई जिसने रिवर वाटर को जो है वो चोक कर दिया, और वहां पे लेक जो है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इस तरह की लेक्स अगर फॉर्म होती है लैंडस्लाइडिंग की वजह से, इनको बैरियर लेक्स का नाम दिया जाता है कि इनके सामने जो कोलैप्स ऑफ मटेरियल है उसकी वजह से एक बैरियर फॉर्म हो गया, जिससे ये लेक्स जो है वो फॉर्म होती हैं, इनकी डैमिंग हो जाती है रास्ते की। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, चंक्स ऑफ रॉक्स हैं जो कि एकदम से कोलैप्स करेंगे। ये बहुत अब्रप्ट होती है, बहुत थंडरस होती है, और आमतौर पे इसमें जो मोमेंटम का फैक्टर होता है उसकी वजह से ये होता है कि मटेरियल्स आर रोलिंग along the surface of the roads and crossing the roads as well। ठीक है जी, तो ये लैंडस्लाइड का फिनोमेना और प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म आती है वो है रॉक फॉल, which is actually the type of movement जिसको हमने फॉल मूवमेंट कहा था। सो इसमें आप देख रहे हैं कि नियर वर्टिकल यानी वेरी हाई एंगल ऑफ स्लोप, हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है ये से एक दफ़ा बाउंस करे सिर्फ, और उसके बाद फ्री फॉल करता हुआ नीचे आके गिरे। तो इससे जो मटेरियल, जैसे हम अगर हुंजा जाते हुए, हुंजा से आगे सॉरी खुंजरात जाते हुए जाते हैं तो वहाँ पे पसू कॉन्स का एरिया आता है, और पसू कॉन्स का जो एरिया है वहाँ पे ये डबरी जो है वो गिर गिर के इस तरह से अंबार बन चुका हुआ है मलबे का, जिनको पसू कॉन्स कहते हैं। तो कोनिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। पसू उस इलाके का नाम है, वहाँ पे पसू ग्लेशियर भी है, और कॉन्स को भी पसू कॉन्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जोग्राफिकली इनके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो है टैलस कॉन। ठीक है, और टैलस कॉन बेसिकली क्या है? टैलस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स बैंक। तो ये बिल्कुल आप देखेंगे कि ये वादी का एक किनारा है, कॉर्नर है, एक साइड है जहाँ से आगे पहाड़ शुरू हो रहे हैं। तो ये उस किनारे पे यानी वादी के किनारे पे ये मलबे का अंबार बनेगा जिसको हम टैलस कॉन का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो डबरी का अंबार है, अब इसके बीच में इसका भी अपना एक एंगल है जो कि डिटरमिन होता है बाय द साइज ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक, कि किस साइज की रॉक्स जो हैं वो बेसिकली इसमें गिर रही हैं। जैसे यहाँ पे आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं तो ये एक हाई एंगल के ऊपर स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर फाइनर मटेरियल्स जो है वो इस तरह से कोलैप्स हुए हैं या फॉल करते रहे हैं तो फिर एक जेंटल एंगल की स्लोप बनेगी, क्योंकि हमने ग्रेन साइज के मुताबिक डिटरमिन किया था कि जो फाइनर ग्रेन्स होते हैं दे मेक अ जेंटल स्लोपिंग cone or gentle slope. Larger fragments actually form larger angles of slope। ठीक है जी, सो ये होगी फॉल मूवमेंट। और आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी ब्रीफ टॉपिक था, लेकिन इसको भी हम कंक्लूड कर लेते हैं कि किस एलिमेंट का कितना रोल है। सो हमने ये देखा कि यहाँ पे इस अगर ग्राफ को देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास वर्टिकली वाई एक्सिस के साथ आप देखते हैं तो ये स्पीड ऑफ मूवमेंट एंगल के साथ रिप्रेजेंट हो रही है। जितना एंगल बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाएगी। अब ये मैं लो एंगल की कैटेगरीज को डिटरमिन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम तकरीबन इसको मॉडरेट एंगल और रिलेटिवली यहाँ से आप कह सकते हैं कि मॉडरेट एंगल्स की है, और उसके बाद हायर एंगल्स की है। ठीक है जी, और लेकिन रेट ऑफ डाउन स्लो मूवमेंट इसने मेंशन किया क्योंकि मड फ्लो का रेट ज़्यादा होता है, एंगल कम ही होता है। ठीक है जी, दूसरी बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसने मेंशन किया है ड्राई टाइप मूवमेंट्स, तो ये कैटेगरी इस तरह से आ गई। मॉइस्ट टाइप मूवमेंट्स, मॉइस्ट टाइप का मतलब ये है कि इट रिक्वायर्स ओनली मॉइस्चरिंग ऑफ द रॉक। चट्टान गीली हो जाए, मटेरियल्स गीले हो जाए, लेकिन वो फ्लूइड टाइप ना बन जाए, वो गाढ़ा ना बन जाए, वो मड फ्लो की तरह से लिक्विफाइड ना हो जाए। ठीक है, वो सिंपली दैट शुड बी मॉइस्चर टू गेट द बर्डन, कि उसका पानी का बर्डन जो है वो उसकी रॉक का बर्डन को इंक्रीज करेगा।
सो यहाँ पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्रीप मूवमेंट इज द स्लोएस्ट मूवमेंट, क्योंकि ये एक ड्राई टाइप मूवमेंट है और जेंटल स्लोप के ऊपर अकर करती है। क्रीप मूवमेंट, सॉइल क्रीप। और उसके बाद हमने देखा कि सॉलिफ्लेक्शन, वो भी क्रीप मूवमेंट में थी, स्लो मूवमेंट में थी, लेकिन उसमें हमने ये स्टडी किया कि इट इज़ अ सैचुरेटेड टाइप मूवमेंट। ठीक है, कि यहाँ पे पानी का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये सैचुरेटेड लिखा है कि ज़्यादा अमाउंट में पानी है। इसी तरह से मैंने कंपेयर करवा दिया था आपको कि मड फ्लो भी सैचुरेटेड होता है, लेकिन एंगल ऑफ स्लोप हाई होने की वजह से उसको मड फ्लो कह रहे हैं। स्लंपिंग नजर आ रही है, लेकिन आपको अर्थ फ्लो नजर नहीं आ रहा, तो अर्थ फ्लो कहाँ पे फॉल करेगा? इट इज लेस रिजिड देन slump and less fluid than the mud flow. So यहाँ कहीं इसकी स्पीड के हिसाब से इस पे ये इसकी लोकेशन बनती है। रिलेटिव लोके मतलब आप पोजीशनिंग और कंटेंट ऑफ वाटर को देखें तो स्लंपिंग में हमने क्या देखा था कि ये लेस रिजिड था, पानी जो है वो सैंड की लेयर को क्रॉस कर गया था, क्ले को उसने सिर्फ गीला करके हैवी कर दिया था। ठीक है, लेकिन वो क्ले ऐसे गाढ़ा नहीं बनी थी, सैचुरेट नहीं हुई थी, वो सिर्फ अपने ओवरबर्डन की वजह से कोलैप्स कर गई थी। फिर आ गया था अर्थ फ्लो, इसमें क्ले के अंदर इतना पानी एंटर हो गया था कि वो फ्लूइड बन जाए और फिर उसके बाद उसकी फ्लो मूवमेंट शुरू हुई थी। लेकिन इट इज नॉट अ फ्री फ्लो ऑफ वाटर जस्ट लाइक अ मड फ्लो, ये थोड़ा सा रिजिड होता है। ठीक है, तो इसकी सम्पिंग से ज़रा स्पीड ज़्यादा ही होगी। उसके बाद मड फ्लो आता है, चूंकि ये फ्री मूविंग वाटर है विच इज़ कलेक्टिंग सेडिमेंट्स विद इट, और वो डाउन द स्लोप आ रहे हैं, तो मड फ्लो जो है उसकी स्पीड इन तीनों मूवमेंट्स में सबसे ज़्यादा होती है। स्लाइड मूवमेंट में भी अभी हमने स्टडी किया कि इसमें भी ऐसा पानी का काम जो है वो लुब्रिकेट करने का है, चट्टानों को गीला करने का है, ये नहीं है कि चट्टानों को बहाना शुरू करें। सो इसलिए स्लंपिंग में और स्लाइड में आप देख रहे हैं कि मॉइस्चनिंग ऑफ the rock is important rather than the saturation of that rock with the water। ठीक है, तो गीली हो रही है, लेकिन बेसिक बात है कि स्लंपिंग जो है वो जेंटल एंगल के ऊपर, आपने उसकी पिक्चर भी देखी, जेंटल एंगल था, लेकिन लैंडस्लाइड जो है वो एक हायर एंगल के ऊपर अकर करने वाली mass movement है, and this is more abrupt, more thunderous, और ये massive scale के ऊपर collapse को कहा जाता है, it is literally a collapse। और उसके बाद आ जाती है जी रॉक फॉल। इसके लिए कहीं पे भी मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती, एंगल ही इतना हाई होता है कि मटेरियल जो है वो फ्री फॉल करते हुए फास्टेस्ट स्पीड के ऊपर जो है वो डाउन द स्लोप आ जाते हैं या डाउनवर्ड आ जाते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। आई होप कि ये लेक्चर रिलेटिवली आसान है और टॉपिक आसान है और शॉर्ट भी है। इसको आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, लाइक इट विल रिक्वायर लेसर टाइम टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और आपके सामने है कि नंबर ऑफ हेडर्स कम थे, और साथ अगर आप डायग्राम्स इसके ड्रॉ करेंगे और फ्लो चार्ट जैसे शुरू में आपको दिखाए हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो दैट वुड बी, जिसमें थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल एलिमेंट आ जाए एंगल ऑफ रिपोज का और टाइप्स ऑफ स्लोप्स अकॉर्डिंग टू द जी एंड द मूवमेंट एरोज एंगल्स, ये सारे आ जाए, सो दैट वुड बी मोर देन इनफ। जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? जी, क्वेश्चन नहीं। ओके।